नीट एक्सप्रेस सीरीज़ में आज हम लोग एक चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग देखेंगे और इसमें एनसीईआरटी बेस के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ईच मेमरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ, देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं और एनसीईआरटी की लाइन है, मेमरी ग्लैंड इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स और फंक्शनल मेमरी ग्लैंड इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फीमेल मैमल। तो मेमरी ग्लैंड बना होता है ग्लैंडुलर टिश्यू और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट से। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर है 1 होगा। तो इस तरह से ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैट, तो इस तरह से करेक्ट आंसर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द करेक्ट फ्लो ऑफ मिल्क अंटिल द मिल्क इज सक्ड आउट। तो मिल्क का जो फ्लो होता है मेमरी ग्लैंड में, तो इसके लिए आपको पता है कि सबसे पहले जो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं वो 15 से 20 की संख्या में मेमरी लोब्स होती हैं और इसके चारों तरफ क्लस्टर ऑफ अल्वियोलाई होती हैं। अल्वियोलाई से पतले पतले ट्यूब्यूल्स निकलते हैं जिसको मेमरी ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। मेमरी ट्यूब्यूल्स आपस में ज्वाइन होकर मेमरी डक्ट बनाते हैं और मेमरी डक्ट फिर एक वाइडर स्पेस में ओपन होता है, इसको एम्पुला कहते हैं, और एम्पुला से पतले पतले लैक्टिफेरस डक्ट्स आते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है आप देख सकते हैं, अभी हमने बताया उसमें अल्वियोलाई ऑफ मेमरी लोब्स हैं और उससे मेमरी ट्यूब्यूल्स निकलेगा, फिर मेमरी डक्ट, फिर मेमरी एम्पुला और लैक्टिफेरस डक्ट। तो करेक्ट आंसर 1 हो गया इसमें, और ये भी एनसीईआरटी की लाइन थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन ह्यूमन। देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस सबको पता है कि जो टेस्टिस का फंक्शनल यूनिट है दैट इज कॉल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इसके अंदर होता है। इसमें 2 तरह की सेल्स होती हैं, एक है सर्टोली सेल और दूसरा होता है यहाँ पे जो स्पर्मेटोगोनियल सेल, जिसको प्राइमोर्डियल जर्म सेल भी कहते हैं, जो डिवाइड होकर स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 होगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा टू प्रोड्यूस 100 स्पर्मेटोजोआ। तो देखिए जब स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में आप देखेंगे, सबसे पहले जो स्पर्मेटोगोनियल सेल है उसमें माइटोटिक डिवीजन होता है। तो माइटोटिक डिवीजन के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट रिडक्शनल डिवीजन में जाता है, तो जाने के पहले अपने आप को ग्रो कराता है, इंजाइम्स और साइटोप्लाज्म की सिंथेसिस करता है। तो यहाँ पे ग्रोथ फेज होता है, तो मैच्योर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाते हैं। और इसमें जब रिडक्शनल डिवीजन यानी मियोटिक फर्स्ट डिवीजन होता है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, और फिर इसके अंदर जब मियोटिक सेकेंड डिवीजन होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। और जब रिडक्शनल डिवीजन होता है यानी मियोटिक सेकेंड डिवीजन, जो कि जस्ट लाइक माइटोटिक है, तो इसके बाद स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। तो आप कह सकते हैं कि 100 स्पर्मेटोजोआ बनाने के लिए लगभग 25 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए। अगर सेकेंडरी की बात करें तो 100 बनाने के लिए 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे ये आप पूरा मैकेनिज्म एनसीईआरटी में है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। द फर्स्ट स्टेज विद द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम कैन बी सीन इन द। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पर्मेटोजेनेसिस में पहला हैप्लॉइड स्ट्रक्चर क्या है। तो आप देखेंगे कि इसमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, क्योंकि मियोटिक फर्स्ट डिवीजन के बाद हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं जिसको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है, और फिर इसमें ही मियोटिक सेकेंड डिवीजन होता है, तो इससे स्पर्मेटिड बनते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, oogenesis इज डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस इन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। देखिए oogenesis के बारे में कहा गया है कि जब फीटल ग्रोथ होता है यानी फीटस का डेवलपमेंट होता है यूट्रस के अंदर, तो वहाँ पे oogenesis प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, यानी ओवरी बन जाती है, और ओवरी के अंदर oogenesis प्रोसेस फीटल डेवलपमेंट के समय हो जाता है। जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो ह्यूमन में प्यूबर्टी एज के बाद होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। लेकिन एक डिफरेंस और है कि स्पर्मेटोजेनेसिस थ्रू आउट लाइफ होता है, यानी कि ओल्डर एज में भी होता है, जबकि oogenesis प्रोसेस वाला जो है यानी ओवम रिलीज का अगर प्रोसेस की बात करें तो फीमेल में लगभग 45 से 50 ईयर ऑफ एज पे स्टॉप हो जाता है, जिसको मीनोपॉज या क्लाइमेट्रिक एज कहते हैं। तो यहाँ पे एक जो मेजर डिफरेंस था वो था कि द प्रोसेस इनिशिएटेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, ये oogenesis में हो जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा 3, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट
प्राइमरी फॉलिकल इज विद oogonia, प्राइमरी फॉलिकल इज विद द प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी फॉलिकल इज विद द सेकेंडरी oocyte एंड टर्सरी फॉलिकल विद द प्राइमरी oocyte। तो देखिए इसमें ऑप्शंस हैं। अगर आपको याद होगा कि जब फीटस डेवलपमेंट के बाद, जब पार्चुरेशन के बाद चाइल्ड बर्थ होता है, तो बर्थ के समय उसके ओवरी के अंदर प्राइमरी oocytes होते हैं जो चारों तरफ से ग्रेनुलोसा सेल एसोसिएट करके प्राइमरी फॉलिकल्स बनाते हैं। तो प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर प्राइमरी oocyte होता है और वो सभी को पता है कि क्या कहता है प्रोफेज स्टेज में अरेस्ट हो जाते हैं और फिर आगे का जब डेवलपमेंट होता है प्यूबर्टी के समय, तो फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा प्राइमरी फॉलिकल विद प्राइमरी oocyte। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओवल्यूशन ऑकर ड्यूरिंग, तो सभी को पता है कि फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें मिड ऑफ द साइकिल यानी 14 डेज पे, जिसको ओवुलेटरी फेज कहते हैं, उसी पे होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें आप कह सकते हैं कि इसमें करेक्ट आंसर होगा मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो करेक्ट आंसर होगा 4। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The maintenance of endometrium of the womb, the hormone that is secreted from corpus luteum। तो सभी को पता है प्रोजेस्टेरॉन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो फीटस के ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, इम्प्लांटेशन के लिए ज़रूरी होता है और इवन इंडोमेट्रियम में ब्लड सर्कुलेशन के लिए ज़रूरी होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है प्रोजेस्टेरॉन, जो कि कॉर्पस ल्यूटियम से आफ्टर ओवुलेशन सिक्रीट होता है और ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। तो करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पार्चुरेशन इज इंड्यूस बाई, देखिए पार्चुरेशन मतलब होता है चाइल्ड बर्थ और पार्चुरेशन को कहा गया है कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, क्योंकि जो फुली डेवलप चाइल्ड होता है, फीटस होता है, वो जब उसका टाइम पूरा होता है और वो चाइल्ड बर्थ के लिए जाता है तो यूट्रस में माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन करता है। इस जब माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है उसी समय प्लेसेंटा में एक स्टिमुलस मिलता है और प्लेसेंटा जो है वो स्टिमुलस देता है। तो प्लेसेंटा और फुली डेवलप फीटस ये दोनों मिल करके एक रिफ्लेक्स क्रिएट करते हैं जिसको फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहा जाता है, जो जाके हाइपोथैलेमस को इफेक्ट करता है और हाइपोथैलेमस फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन निकालते हैं जिससे यूट्रस में पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है और फिर चाइल्ड बर्थ होते हैं। तो ये आप इसका करेक्ट आंसर है पार्चुरेशन इज कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। और इसी तरह एक लैक्टेशन प्रोसेस होता है, वो भी कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है। तो करेक्ट आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्पर्मेटिक कॉर्ड ज्वाइन द, देखिए स्पर्मेटिक कॉर्ड जो होता है वो टेस्टिस से लगा होता है और ये आप कह सकते हैं कि डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल से कनेक्टेड होता है। तो करेक्ट आंसर होगा 2। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, देखिए क्रिप्टो ऑर्किडिज्म का मतलब होता है हाइट टेस्टिस, यानी टेस्टिस फेल टू डिसेंड इन स्क्रोटम। देखिए बहुत सारे एनिमल में, मैमल्स में आप देखे होंगे टेस्टिस स्क्रोटम में होता है यानी आउटसाइड एब्डोमेन। ऐसा इसलिए क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस रिक्वायर लोअर टेम्परेचर और हम लोग के बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है, वार्म ब्लडेड एनिमल है, बॉडी का टेम्परेचर अधिक होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड के राउंड। तो ऐसे में टेस्टिस जो होता है इस टेम्परेचर पे स्पर्म जो होते हैं इनएक्टिव हो सकते हैं, इसीलिए टेस्टिस डिसेंड करके स्क्रोटम में आता है जो कि आउटसाइड एब्डोमेन होते हैं और वहाँ पे टेम्परेचर 2 to 2.5 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड लेसर होता है एज़ कम्पेयर टू बॉडी टेम्परेचर। तो वो सपोर्ट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को। और बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जहाँ पे टेस्टिस एब्डोमेन में ही रहता है, जैसे आप कह सकते हैं वेल में, एलिफेंट में, रैट में। तो ये बेसिकली क्या है कि अगर हम लोगों में भी जैसे एब्डोमेन में टेस्टिस बनी और वो स्क्रोटम में डिसेंड नहीं कर पा रही है तो इसको क्रिप्टो ऑर्किडिज्म कहते हैं। क्रिप्टो ऑर्किडिज्म का मतलब फेलर ऑफ डिसेंड टेस्टिस इनटू स्क्रोटल सैक। तो करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ऑफ सर्टोली सेल इन्वॉल्व, देखिए सर्टोली सेल जो होता है ये बेसिकली जो है स्टिमुलेट 2 काम करता है। एक तो कंसंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ये भी बिल्कुल सही है, और दूसरा स्टिमुलस ऑफ सिक्रीशन ऑफ इनिबिन का भी सिक्रीशन करता है। तो इसमें करेक्ट आंसर 4 होना चाहिए। बिल्कुल सही है, 4। नेक्स्ट देखते हैं। वसाइफ्रेंसिया इन एंड द वास्ट डिफरेंस स्टार्ट फ्रॉम, देखिए वसाइफ्रेंसिया जो होता है वो रिटी टेस्टिस से निकलते हैं और इसके बाद
वो एपिडाइडमिस में जा करके इंटरमिंगल्ड हो जाते हैं। तो एपिडाइडमिस का वो पार्ट जो स्टार्ट होता है यानी डॉर्सल साइड में होता है टेस्टिस के, उसको हम लोग कैपेट एपिडाइडमिस कहते हैं। फिर इसके बाद होता है कॉर्पस एपिडाइडमिस, और फिर जो टेल वाला पार्ट होता है उसको कॉडा एपिडाइडमिस कहते हैं। कॉडा एपिडाइडमिस से ही वसा डिफरेंस निकलती है जो थिक डक्ट होती है और ऊपर डिसेंड करती है, फिर एब्डोमेन के अंदर इंटर करती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कैपेट एपिडाइडमिस और फिर होगा कॉडा एपिडाइडमिस। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है, फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाइड द करेक्ट सीक्वेंस फेज ऑफ मेस्ट्रुअल साइकिल। तो मेस्ट्रुअल साइकिल में देखिए सबसे पहले मेस्ट्रुअल फेज होता है, फिर फॉलिकुलर फेज होगा, फिर मिड ऑफ द साइकिल यानी 14 डेज पे ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं, और उसके बाद ल्यूटियल या सिक्रीटरी फेज होता है। तो इस हिसाब से सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही दिख रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा 2। हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ। देखिए अगर कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन है तो जाहिर सी बात तो इनहिबिट करेगा एफएसएच को और साथ ही साथ जीएनआरएच को। जीएनआरएच क्या होता है? गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जो कि हाइपोथैलेमस से निकलता है और वो फिर इंड्यूस करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को एफएसएच निकालने के लिए। तो यहाँ पे देखिए जब तक एस्ट्रोजन का अगर हाई लेवल है तो दूसरा फॉलिकुलाइजेशन नहीं होगा, यानी कि एफएसएच सप्रेस होगा और साथ ही साथ जीएनआरएच सप्रेस होगा। तो करेक्ट आंसर बोथ 1 और 2 होगा और इसमें फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा था इनर मोस्ट फीटल मेम्ब्रेन अराउंड द इम्ब्रियो इमीडिएटली। तो देखिए जो इम्ब्रियो होता है उसके सबसे आउटर मोस्ट लेयर की बात करें तो कोरियन होता है, क्योंकि आप वहाँ पढ़े थे कि कोरियन के सरफेस पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलते हैं जिसको कोरियोनिक विलाई कहा जाता है, और साथ ही साथ इंडोमेट्रियल से जो वहाँ पे क्रिप्स निकलते हैं जो आकर के उसमें इंटरलॉक हो जाते हैं और इससे प्लेसेंटा बनता है। तो यहाँ पे देखिए जो इम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में जो सबसे अंदर की लेयर होती है, अंदर की तरफ इम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है, उसको एमनियन कहते हैं, और उस एक कैविटी बनाता है इसको एमनियोटिक कैविटी, जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है एमनियोटिक फ्लूइड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 1, 19 का 1 बिल्कुल सही है। तो इस तरह से स्टूडेंट आज हम लोग कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हमने किया, और ये बेसिकली नीट एक्सप्रेस सीरीज़ में इस तरह से चलता रहेगा। ये पूरी सीरीज़ जब बायो की सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हम लोग इसी में एडवांस लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टूडेंट्स होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और देखिए अगर आप इससे रिलेटेड कुछ और चाहते हैं या किसी चैप्टर्स का डिस्कशन चाहते हैं तो ज़रूर आप इसके जो इसमें मैसेज करिए, और इसमें अगर आप हमें सजेस्ट करेंगे किसी स्पेशल कोई चैप्टर्स के लिए तो उसका ही वीडियो बना के हम इसमें अपलोड कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, होप कि आपको पसंद आया होगा और आप इसको आगे भी इस तरह देखते रहिए। काफ़ी यूज़फुल होने वाला है नीट एग्ज़ाम के लिए। तो आज के लिए इतना ही है।